हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। माई सेल्फ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले वीज़न है इसकी करंट अफेयर्स जो कि हमारे मई मंथ की है। तो काफ़ी टॉपिक हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम लोग यहाँ पे कल्चर की कुछ टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में देखेंगे, आपका हिस्ट्री रिवीजन हो जाएगा। सेकंड है यहाँ पे जो है पुरंदर दास के बारे में देखेंगे और कुछ जीआई टैग जो कि न्यू दिया गया है मई मंथ में, उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन लास्ट लेसन में मैं कुछ सोशल इश्यूज़ और साइंस एंड टेक से कुछ क्वेश्चन पूछी थी, उसके आंसर बता देती हूँ, फिर हम लोग इस लेसन को आगे करेंगे। तो ये है कुछ क्वेश्चन। सबसे पहला है कि मनोदर्पण क्या है, सेकंड है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है, थर्ड है कि प्रधानमंत्री ई विद्या क्या है, एंड फोर्थ है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 के बारे में आपको बतानी थी। मनोदर्पण एक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के द्वारा एक इनिशिएटिव है जो कि आत्मनिर्भर भारत का ही एक पार्ट है। और इसमें एक साइकोलॉजी यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड करना है, काउंसलिंग करनी है स्टूडेंट, टीचर और फैमिलीज़ की, कि वो कोविड-19 के टाइम में जब लॉकडाउन था और हम लोग सब कोई घर में थे, तो यहाँ पे स्टूडेंट, टीचर्स और फैमिलीज़ की मेंटल हेल्थ यहाँ पे सही हो सके और इमोशनल वेलबिंग जो है वो यहाँ पे रहे, यानी कि इमोशनली भी वो सही रहे और साथ ही साथ मेंटली भी कोई भी तरीके का प्रेशर ना हो, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो साइकोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इसी का एक यहाँ पे आपका मनोदर्पण देखने को मिलेगा। ओके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ये एक सीरीज ऑफ डेटा है जो कि एक साथ आपका एक चेन में आपका लिंक किया जाता है। हर एक सिंगल ट्रांजैक्शन को चेन में लगाया जाता है और उसके बाद जो है ना, इसको एक ब्लॉक में बना दिया जाता है, यानी कि इस तरीके से आपका चेन बनते जाता है। ठीक है, और बाद में ये क्या होता है कि इस तरीके का ब्लॉक बन जाता है और इसमें आपका क्रिप्टोग्राफिक प्रिंसिपल होता है, यानी कि सीक्रेट राइटिंग होती है। साथ ही प्रधानमंत्री ई विद्या इनिशिएटिव की बात करें तो डिजिटल एजुकेशन के लिए है और इसमें टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ जो भी हमारे कंट्री में, उनको अलाउ किया गया है कि वो ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर सकते हैं 30 मई से बिना किसी यूजीसी लाइसेंस के। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों को पता है कि यूनिवर्सिटी सब जो है अभी भी बंद है, कॉलेजेस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कि ऑनलाइन यहाँ पे स्टडीज़ हो सके। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट 2020 की बात करें तो ये मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव है, जिसमें कि जो 2025 में जो आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट की जो मीटिंग होगी उसमें किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है उसको देखने के लिए, और ये आपको इस्टेब्लिश किया गया है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली के द्वारा। तो ध्यान रखना है ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए अब हम लोग कल्चर की कुछ टॉपिक को देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों है पहले ये समझिए। यूएस, यूरोप और रशिया उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जा रहा है 8 मई को और रशिया में 9 मई को एज अ विक्ट्री डे, और 75th एनिवर्सरी है जो कि यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर की एंड हुई थी यूरोप में। तो थोड़ा बहुत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में देख लेते हैं यहाँ पे। ये आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर था जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव वॉर था, यानी कि डिस्ट्रक्टिव वॉर पूरी तरीके से जो है अब तक हम लोग याद करते हैं तो यही याद करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा जिस युद्ध से हमें प्रॉब्लम हुई थी, जिस युद्ध से पूरा वर्ल्ड को प्रॉब्लम हुआ था, वो था यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2। प्राइमरी कॉम्बेटेंट्स क्या क्या थे, एक्सेस अगर हम लोग देखें नेशन कौन कौन थे, तो जर्मनी, इटली, जापान, और अलाइड नेशन कौन थे जो एक साथ थे, ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें कॉमनवेल्थ नेशन है, फ्रांस, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट है। तो ये ध्यान रखना है कि किन के बीच में यहाँ पे लड़ाई हुआ था। कॉजेज़ देख लेते हैं, एक्चुअली कारण क्या है यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सबसे मेन कारण जो माना जाता है वो है वर्साइलिस ट्रीटी के बारे में। लिखा गया था जर्मनी के अगेंस्ट में कि जर्मनी के इमोशन कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो गया होगा और ह्यूमिलेटिंग फैक्टर्स भी थे जर्मनी के अगेंस्ट में। तो इसलिए यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जर्मनी जो है ना सबसे आगे निकल कर आया इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। फेलियर हुआ, यानी कि लीग ऑफ नेशंस जो है वो फेलियर हो गया, क्योंकि एक कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो यहाँ पे फंडा था ना, वो सही तरीके से सारे कंट्रीज अपहोल्ड नहीं कर पाए। ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस निकल कर आया जो कि ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला अमेरिका में, और इससे क्या हुआ कि हिटलर की राइज हुई, कुछ और फेसिस्ट पावर भी निकल कर आए थे। हिटलर का अगर रोल देखें तो इनके द्वारा जो है पोलैंड में आपका अटैक किया गया सारे फ्रंट से, रेदर देन जस्ट कैप्चरिंग द पोलिश कॉरिडोर और डेजिंग, बट ये सारे तरीके से पोलैंड में जो है वो अटैक कर दिए थे, और इसको कंसीडर किया जाता है एक इमीडिएट कॉज है वॉर का। ठीक है, हिटलर की अगर देखें तो वो चाहते थे कि रसिया को डिस्ट्रॉय कर दे, और उन्हीं की टेरिटरी को वो यूज़ करना चाहते थे कि जर्मन्स लोग वहाँ पे अच्छे तरीके से रह सके। उनका प्रोपेंडा था कि वो यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाह रहे थे, जो भी यहाँ पे जर्मन के ऊपर गुस्सा थे ना उनके ऊपर वो कैपिटलाइज करना चाहते थे। तो हिटलर की भी रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इस तरीके का सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। रोल ऑफ एपिजर्स का अगर देखें, यानी कि पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट जो कि यूके और फ्रांस का था, जो कि हिटलर की जो प्रेस्टिज थी यानी कि उनके घर में, उसी के द्वारा ये रेज किया गया था। तो ये सारे कुछ फंडे हैं, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे वर्साइली ट्रीटीज़ है एंड हिटलर का जो यहाँ पे रोल है उसके कारण वर्ल्ड
वर्ल्ड वॉर आपका निकल कर आया। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इम्पैक्ट क्या हुआ? सबसे पहला तो यही है कि डिस्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि इससे 40 मिलियन पीपल से ज़्यादा भी मारे गए हैं और बहुत सारे जो है वो अपने घर से अपरूटेन हो गए, यानी कि उनको घर से निकाल दिया गया, अपने होम टाउन से निकाल दिया गया। काफ़ी ज़्यादा होलोकॉस्ट और न्यूक्लियर बम हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी में, जो कि आप लोग आज तक नहीं भूल पाए होंगे, कोई नहीं भूल पाएगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम देखने को मिला। यूनाइटेड नेशन की बात करें तो उसको 1945 में बनाया गया था कि वर्ल्ड पीस को मेंटेन करे, ह्यूमन राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्ट करे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। साथ ही साथ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स निकल कर आया, एक माइलस्टोन डॉक्यूमेंट था हमारे ह्यूमन राइट की हिस्ट्री में। और ये जो हॉलोकॉस्ट और जो डिस्ट्रक्शन देखने को मिला वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, तो ये आपका जो है यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की जो प्रोटेक्शन है उसके लिए लाया गया। साथ ही जो बैलेंस ऑफ पावर है वो शिफ्ट हुआ। यूरोपियन डोमिनेशन जो वर्ल्ड का था वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया और जो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पावर है वो यहाँ पे यूएसएसआर और यूएस के पास शिफ्ट हो गया। स्टार्ट हुआ उसके बाद कोल्ड वॉर, यानी कि वर्ल्ड वॉर जो था वो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया था बाद में, वेस्टर्न ब्लॉक और ईस्टर्न ब्लॉक। तो जो राइवलरी थे इन दोनों सुपर पावर के, उनको यहाँ पे कैटेगराइज किया जा रहा था कि वो यहाँ पे पॉलिटिकल सुपरविजन्स को इस्तेमाल करके कर रहे हैं या फिर प्रॉक्सी वॉर को इस्तेमाल करके कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्टार्ट हुआ वो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ, जो कि यूएसए और यूएसएसआर के बीच में था। फिर इसके बाद नैम निकल कर आया और थर्ड वर्ल्ड कंसेप्ट इमर्ज निकल कर आया कि जो भी कंट्री यहाँ पे यूएसए और यूएसएसआर को ज्वाइन नहीं करना चाहते वो अभी भी इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। डीकोलोनाइजेशन हुआ, यानी कि वॉर जो है इस तरीके का युद्ध है जो कि नेशनलिज्म को यहाँ पे बढ़ावा दिया। सारे लोग जो है अपनी ही राष्ट्रवादी हो गए, अपनी कंट्रीज़ को ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट देने लगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है निकल कर आई थी 1950 के बाद से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ओके, तो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, जो कि है पुरंदरा दास के बारे में। ठीक है, पुरंदरा दास के बारे में। कर्नाटक की गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे कुछ फील्ड रिसर्च को कमेंस किए थे, वो भी केशवपुरा कर्नाटक में था, जिससे कि जो मिस्ट्री है वो सॉल्व हो सके कि पुरंदरा दास का बर्थ प्लेस कहाँ है। तो अब तक ये बिलीव किया जाता है कि पुरंदरा दास जो है वो यहाँ पे पुणे में पुरंदरगा आपका एक जगह है, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। एक एक्सपर्ट कमेटी जो कि कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था, उनके द्वारा कुछ एनफ एविडेंस यहाँ पे लाया गया है और वो यहाँ पे बताते हैं कि उनके बर्थ प्लेस जो है वो केशवपुरा है। ठीक है, फर्दर इसके लिए रिसर्च के लिए रिकमेंडेशन दिया गया। तो ठीक है, जो चल रहा है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या जानना है इनके बारे में कि पुरंदरा दास थे कौन। तो ये आप देखोगे इनका एक सैंट थे, पोइट थे, सिंगर थे, वो भी विजयनगर एम्पायर के टाइम में। सो दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एक आप देखोगे कि यहाँ पे व्यासा तीर्थ के डिसिप्लिन भी थे, राजगुरु थे विजयनगर एम्पायर के। और जो हरिदास ट्रेडिशन था उसका जब इनिशिएशन हो रहा था, यानी कि म्यूज़िक और लिटरेरी ट्रेडिशंस जो कि वैष्णव वेद के द्वारा फॉलोड किया जाता था, तो उससे पहले जो है पुरंदरा दास जो थे वो काफ़ी रिच मर्चेंट थे और इनको यहाँ पे श्रीनिवासा न्याका भी कहा जाता था। साथ ही इनको पितामह भी कहा जाता था कार्नेटिक म्यूज़िक का। और सिस्टमाइज्ड मेथड जो टीचिंग कार्नेटिक म्यूज़िक है ये भी इनको कहा जाता था और आज तक इनको यही चीज़ माना भी जाता है। इनके द्वारा राग भी इंट्रोड्यूस किया गया था, मया, मलवा, गोलवा, और बेसिक स्केल्स भी था इनका म्यूज़िक इंस्ट्रक्शंस का। साथ ही साथ पेन नेम के अंडर जो कि पुरंदरा वितला है, उनके द्वारा यहाँ पे 4.75 लाख डिवोशनल सॉन्ग भी लिखा गया सिंपल कन्नड़ में, जिसको कीर्तन्स भी कहा जाता है। और स्वामी हरिदास है जो कि टीचर थे हिंदुस्तानी म्यूजिशियन तानसेन के, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो थोड़ी बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग जो आपकी टॉपिक है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसके बारे में समझते हैं। तो रिसेंटली जीआई टैग्स जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को दिया गया और टाइम टू टाइम दिया जाता है, हर एक मंथ में हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस कर ही लेते हैं। तो यू शुड नो ईच एंड एवरी जीआई टैग कि वो कहाँ से ओरिजिन है, क्या जियोग्राफिकल लोकेशन है, इंपॉर्टेंस क्या है। सो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग। सो जीआई टैग है क्या? जियोग्राफिकल लोकेशन टैग यानी कि इंडिकेशन टैग, यानी कि आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी ऐसी प्रोडक्ट जिसकी जियोग्राफी को इंडिकेट किया जा रहा है कि वो पर्टिकुलरली यहीं से ओरिजिन है। तो ये साइन है जो कि प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल ओरिजिन यहाँ पे दिया जाता है उनके क्वालिटी को पोजेस करने के लिए। ये जो रेगुलेट किया जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1990 के थ्रू, और साथ ही साथ ये जो कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिज़ाइन और ट्रेडमार्क है उनके द्वारा दिया जाता है, जो कि रजिस्ट्रार होते हैं जियोग्राफिकल इंडिकेशन के। जीआई की अगर बात करें तो इसको ट्रेड रिलेटेड जो एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रिप्स एग्रीमेंट है उसके अंदर इसको कवर्ड किया जाता है। ठीक है, तो ये तो बेसिक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए किस किस को यहाँ पे जो है आपका जीआई टैग दिया गया है।
है। सबसे पहले कश्मीर की सैफ़रॉन, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत किसी ने इस्तेमाल किया होगा, काफ़ी अच्छी होती है। केसर, ठीक है, ये कहाँ कल्टीवेट होता है? जम्मू एंड कश्मीर के हाईलैंड्स में, जिसको कि कारेवास का कहते हैं। ये सिर्फ एकमात्र सैफ़रॉन है पूरे वर्ल्ड में जो कि आपको 1600 मीटर से लेकर 1800 मीटर के एल्टीट्यूड में देखने को मिलेगा। एंशियंट संस्कृत लिटरेचर में देखें तो सैफ़रॉन को यहाँ पे बहुकम भी कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसकी? ये बहुत लंबे और बहुत मोटे होते हैं, नेचुरल डीप रेड कलर के होते हैं, हाई एरोमा देखने को मिलेगा, थोड़े बिटर फ्लेवर होते हैं, और केमिकल फ्री प्रोसेसिंग होती है, हाई क्वांटिटी ऑफ क्रोसिन होती है, सैफ्रनल होता है यानी कि जो फ्लेवर है। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलता है। 3 टाइप होती है इसकी, गुच्ची, लालचा और मोंगरा सैफ्रॉन। ईरान की बात करें तो ईरान जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सैफ्रॉन के, और इंडिया जो है सेकंड आता है, तो ध्यान रखिएगा। सेकंड है तमिलनाडु का, यहाँ पे कोविलपट्टी कडालाई मिठाई, ठीक है, तो मिठाई है ये एक कैंडी मेड ऑफ पीनट है, पीनट से कैंडी बनाया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपका जो है ना, ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स में इस्तेमाल होता है, जैसे कि ट्रेडिशनल और स्पेशल जो वेलाम है, जैगरी है, गुड़ वगैरह, या फिर ग्राउंडनट्स है, वाटर है फ्रॉम द रिवर तमिरा बरानी, तो ये इस जगह से आपका इस्तेमाल होता है कि इसको प्रोड्यूस किया जाए, इन्हेंस किया जाए, तो चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है ब्लैक राइस ऑफ मणिपुर, जिसको कि चकहाओ कहा गया है। ब्लैक राइस, काली जो राइस होती है, चावल होती है, उसको कहा गया है। तो ये आपका मणिपुर से है। साथ ही ये जो है ना, ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के द्वारा इसको इस्तेमाल किया जाता था ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने के लिए। और ये राइस जो है लॉन्गेस्ट कुकिंग टाइम लेता है, यानी कि मेनली अभी आप लोग बनाओगे, कुकर में बनाते हो तो हार्डली वो 5-10 मिनट्स लेता है, और अगर पतीले में बनाते हो तो वो आपका 15 to 20 मिनट्स लेता है। बट यहाँ पे ये जो कुकिंग टाइम है ये 40 to 45 मिनट्स है, क्योंकि इसमें आपका ब्रांड लेयर, फाइबरस ब्रांड लेयर होता है, हायर क्रूड फाइबर कंटेंट होता है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेता है पकने में। फिर है गोरखपुर टेराकोटा, तो गोरखपुर की ये टेराकोटा है, सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है, जिसमें कि पॉटर्स को यहाँ पे बहुत सारे आप देखोगे एनिमल फिगर दिया जाता है, जैसे कि हॉर्सेस है, एलिफेंट है, कैमल है, गोट है, तो ये हाथ से बनाए हुए होते हैं। इंटायर वर्क जो है ये बेयर हैंड से किया जाता है, आर्टिशन जो है नेचुरल कलर यूज़ करते हैं, और काफ़ी लंबे समय से इसके बारे में आप लोग देखते आ रहे होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे सोहराई कोवर पेंटिंग, तो ये ट्रेडिशनल और रिचुअलिस्टिक मुराल आर्ट है, जो कि आपका लोकल ट्राइबल वेमेन के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता है हज़ारीबाग के एरिया में, जो कि झारखंड में आता है। और ये जो है लोकल हार्वेस्ट और मैरिज सीजन में ये आपका होता है, जो लोकल और नेचुरली जो अवेलेबल सॉइल है डिफरेंट कलर की, उसका इस्तेमाल करके। तेलिया रुमाल, जो कि आपका तेलंगाना का है, तो इसमें इंटीग्रेट हैंडमेड वर्क होता है कॉटन लूम का, और इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस देखने को मिलता है, मोटिव्स होता है 3 पर्टिकुलर कलर में, जो कि रेड, ब्लैक और वाइट में है, तो याद रखना है तेलिया रुमाल। ओके, सो गाइज़, यहाँ पे हमारे कल्चर की भी टॉपिक कंप्लीट हो गई। अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और सोशल नेटवर्किंग साइट्स में भी शेयर कीजिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएंगे। एंड अगर आप लोगों को फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। थैंक यू।